आमतौर पे ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। मतलब मान लीजिए कि हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है ना? सही बात है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है यहाँ फ्रैक्चर है और हमें इस पे प्लास्टर चढ़ाना होगा। ये पूरी तरह से बाइनरी होता है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हम इंसानों को ना चीजें साफ साफ देखना बहुत पसंद है। जी, ये तो इंसानी फितरत है। मतलब हम हर चीज में एक स्पष्टता खोजना चाहते हैं, एक यस या नो वाला जवाब। राइट। लेकिन जब हम राजनीति, कानून और हमारे चुनाव आयोग के नियमों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक लगता है कि वो एक्सरे मशीनें पूरी तरह से धुंधली पड़ गई है। बिल्कुल, वहां कोई सीधी रेखा होती ही नहीं है। वही तो। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक लैंडस्केप को देख रहे होते हैं जहां ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कोई रेखा पार की गई है या नहीं। अब जो लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए, उनके लिए किताबों में लिखे कानूनों और असली राजनीतिक दांव पेच के बीच का ये जो अंतर है ना, ये एक बहुत ही शानदार मतलब कह सकते हैं कि एक गोल्ड माइन है। हाँ हाँ, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो गैप है, असली यूपीएससी के सवाल तो वहीं से बनते हैं। एकदम सही। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक हालिया लेख के आधार पर 18 अप्रैल के एक बहुत ही चर्चित प्रसारण के इर्द गिर्द उठे कानूनी बवंडर पर चर्चा करने वाले हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा मिशन यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम बस मूल स्रोतों के आधार पर ये डिकोड करेंगे कि आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बीच का ये कानूनी टकराव आखिर काम कैसे करता है। तो इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना हमें सतह से थोड़ा नीचे जाना होगा। जिस एक्सरे मशीन का उदाहरण अभी आपने दिया, कानूनी भाषा में इस धुंधलेपन को हम निदानात्मक अस्पष्टता कह सकते हैं। अच्छा, निदानात्मक अस्पष्टता भारी शब्द है। जी, हमारे स्रोत विशुद्ध रूप से इसी बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि नियम तो मौजूद हैं, लेकिन उनका लागू होना अक्सर परिस्थितियों और हमारी संस्थाओं की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मतलब हमें ये देखना है कि सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है जब कोई घटना एकदम स्पष्ट कानूनी दायरे में नहीं आती। तो चलिए उस सैद्धांतिक ढांचे से शुरू करते हैं जिसकी दुहाई हर चुनाव में दी जाती है। मतलब हमारी आदर्श आचार संहिता, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी। बिल्कुल। इसे अक्सर चुनाव आयोग का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे संसद ने रातों रात पास कर दिया हो। इसका विकास बहुत ही धीमी गति से हुआ है। हाँ, अगर हम एमसीसी के इतिहास को देखें तो इसकी जड़ें 60 के दशक में मिलती हैं। 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में। अच्छा, 1960 में? जी, उस समय केरल सरकार ने राजनीतिक दलों के बीच एक आम सहमति बनाने के लिए बस एक छोटा सा ड्राफ्ट तैयार किया था। ये कोई राष्ट्रीय कानून नहीं था। बस ये तय करने की कोशिश थी कि चुनाव प्रचार के दौरान क्या करना उचित है और क्या नहीं। मतलब एक तरह का जेंटलमैन एग्रीमेंट। बिल्कुल, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट। फिर 1968 में भारत के चुनाव आयोग ने इसे एक औपचारिक रूप देना शुरू किया। फिर 1974 में कुछ बदलाव हुए। लेकिन इस पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ आया ना, वो 1979 में था। ओहो, 1979 का भाग 7 या पार्ट 7? जी हाँ, पार्ट 7। ये वो हिस्सा है जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी, क्योंकि इससे पहले आचार संहिता मुख्य रूप से बस इस बात पर केंद्रित थी कि उम्मीदवार आपस में कैसे व्यवहार करेंगे। राइट। लेकिन 1979 में पहली बार एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया जो सीधे तौर पर सत्ताधारी दल, मतलब जो पार्टी इन पावर है, उस पर लागू होता था। इसका मूल विचार ये था कि जो पार्टी पहले से सत्ता में है उसके पास सरकारी मशीनरी का फायदा उठाने की बहुत ताकत होती है। और यही वो बिंदु है जहां आचार संहिता का असली मकसद स्पष्ट होता है। मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड या समान अवसर प्रदान करना। लेकिन देखिए, नियम बना देना एक बात है और उसका पालन करवाना पूरी तरह से दूसरी बात है। हाँ, वो तो है। 1990 के दशक तक राजनीतिक दल अक्सर इन नियमों को बहुत हल्के में लेते थे। फिर एंट्री होती है टी.एन. शेषन की। अरे, टी.एन. शेषन, वो दौर तो भारतीय राजनीति में एक अलग ही चैप्टर है। बिल्कुल। उनके कार्यकाल ने ये दिखा दिया कि बिना किसी नए संसदीय कानून के भी केवल इन दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करके चुनाव आयोग कितना शक्तिशाली हो सकता है। मतलब उस दौर में मंत्रियों के काफिले रोके जाने लगे थे, प्रचार के खर्चों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी थी। सही बात है। आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए
एक डरावने सपने जैसी बन गई थी। लेकिन यहाँ एक बुनियादी कानूनी सवाल आता है जो अक्सर राज व्यवस्था को गहराई से समझने वालों के दिमाग में घूमता है कि जब एमसीसी कोई अधिनियमित कानून मतलब कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है तो इसके पीछे इतनी बड़ी दंडात्मक शक्ति कहाँ से आती है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब अगर संसद ने इसे पारित नहीं किया है तो चुनाव आयोग किसी पार्टी की निंदा कैसे कर सकता है या उसकी मान्यता रद्द करने की धमकी कैसे दे सकता है? देखिए, ये भारतीय संवैधानिक कानून के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। इसकी जो असली ताकत है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 324 में छिपी है। अनुच्छेद 324? हाँ, इसे समझने के लिए हमें 1978 के एक बेहद महत्वपूर्ण मामले को देखना होगा, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त का मामला। ये यूपीएससी के नजरिए से बहुत जरूरी है। ओके, मोहिंदर सिंह गिल केस। तो इसमें क्या कहा गया था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक व्याख्या की थी। कोर्ट ने अनुच्छेद 324 को शक्तियों का भंडार या कहें रिजर्वॉयर ऑफ पावर कहा था। शक्तियों का भंडार। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी तिजोरी है जिसे चुनाव आयोग तब खोल सकता है जब बाकी सारे रास्ते बंद हों। बिल्कुल। तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के लिए एक तरह से ब्लैंक चेक की तरह काम करता है? मेरा मतलब है जहां संसद के कानून की किताब का पन्ना खाली हो वहां चुनाव आयोग अपनी मर्जी से कोई भी नियम बना सकता है। ब्लैंक चेक की जो तुलना है ना, ये बहुत ही सटीक लगती है, लेकिन हमें इसे थोड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। वो कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ये कोई मनमानी शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग जो चाहे कर सकता है। ये भंडार केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब 2 शर्तें पूरी हों। अच्छा, शर्तें भी हैं? जी, पहली शर्त यह है कि उस विशिष्ट मुद्दे पर संसद द्वारा बनाया गया कोई स्पष्ट कानून मौजूद न हो, मतलब वो जगह सच में खाली होनी चाहिए। ओके। और दूसरी शर्त यह है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई का जो एकमात्र लक्ष्य है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना होना चाहिए। मतलब अगर कोई वैधानिक कानून या स्टैट्यूटरी लॉ पहले से है तो चुनाव आयोग उस कानून के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता। समझ गया। यानी एक तरह का गैप फिलर है। एकदम सही शब्द है, गैप फिलर। जहां कानून में छेद हैं वहां अनुच्छेद 324 काम आता है। और ये शक्ति कब एक्टिवेट होती है इसे लेकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति है ना? 1997 का हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ का मामला। जी हाँ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसमें बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जैसे ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करता है ना, ठीक उसी सेकंड से ये आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव आयोग को ये अधिकार मिल जाता है कि वो उल्लंघन करने वाली पार्टी को चेतावनी दे, निंदा करे या सबसे चरम स्थिति में उसकी मान्यता तक निलंबित कर दे। वाह! तो मतलब इस पूरे सैद्धांतिक ढांचे को समझने के बाद ही हम वर्तमान स्थिति की जो जटिलता है उसे पकड़ सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक टूल है जो लचीला है और जिसका दायरा काफी बड़ा है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब इस शक्तिशाली लचीले टूल का या कहें हमारी उस एक्सरे मशीन का इस्तेमाल उस हालिया घटना पर करके देखते हैं। 18 अप्रैल का प्रसारण। हाँ, हम 18 अप्रैल के उसी प्रसारण की बात कर रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो पर एक सीधा प्रसारण हुआ था। राइट। और इसमें एक बहुत ही विशिष्ट अपील की गई थी। इसमें 131वें संविधान संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं से एक अपील की गई थी कि वे मतदान के जरिए 4 विपक्षी दलों को दंडित करें। अब देखिए, अगर हम इस प्रसारण के घटकों को अलग-अलग करके देखें और उसे आचार संहिता के उसी पार्ट 7 के सामने रखें जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, तो तस्वीर बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, पार्ट 7 एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि सत्ताधारी दल अपने चुनावी लाभ के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित मास मीडिया, सरकारी संसाधनों या आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता। और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो तो सीधे तौर पर इसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। तो लेख के विश्लेषण के अनुसार अगर हम देखें तो मतलब ये पार्ट 7 के उल्लंघन का एक एकदम टेक्स्ट बुक या कहें किताबी मामला लगता है ना? स्रोतों के अनुसार तो ऐसा ही प्रतीत होता है। सरकारी मीडिया का उपयोग हुआ है, एक राजनीतिक संदेश है और एक विशिष्ट मतदाता वर्ग मतलब महिलाओं से विपक्षी दलों को हराने की अपील है। राइट। तब से कोई त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो जो अनुच्छेद 324 का शक्तियों का भंडार था वो अचानक खाली हो गया?
स्रोतों में जो कानूनी विश्लेषण दिया गया है ना, उसके अनुसार यहाँ समस्या शक्तियों की कमी की नहीं है। अच्छा। जी, चुनाव आयोग के सामने कोई सैद्धांतिक मजबूरी या डॉक्ट्रिनल डिफिकल्टी नहीं है जो उनके हाथ बांध रही हो। ओके। संविधान ने उन्हें पूरी शक्ति दे रखी है। तो फिर क्या रोक रहा है? विश्लेषण ये इशारा करता है कि ये हस्तक्षेप ना करने का उनका अपना एक विकल्प है, एक चॉइस है। ओके। वे इस खुले स्वरूप वाले लचीले टूल का उपयोग करने से खुद ही परहेज कर रहे हैं। ओहो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब शक्ति का ना होना एक बात है, लेकिन शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग ना करना, ये पूरी तरह से एक अलग चर्चा का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर चुनाव आयोग इस लचीली आचार संहिता का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सिस्टम पूरी तरह से पंगु हो गया है? या फिर इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है? मतलब सीधे अधिनियमित कानून या स्टैट्यूट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मतलब जो आरपीए 1951 है, वो तस्वीर में आता है। तो चलिए इसके सेक्शन 123(3) की गहराइयों में चलते हैं। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का जो सेक्शन 123 है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भ्रष्ट आचरण या करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन करता है। और इसका जो उपधारा 3 है, जिसे 1961 में संशोधित किया गया था, वो बहुत ही विशिष्ट भाषा का उपयोग करता है। ये कानून कहता है कि यदि कोई उम्मीदवार या उसका कोई एजेंट किसी मतदाता से उसके धर्म, मूलवंश यानी रेस, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देने या न देने की अपील करता है, तो ये भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। ओके, तो हमें इन 5 संज्ञाओं पर, इन 5 नाउन्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा। जी, बस ये 5। कानून केवल इन्हीं 5 आधारों की बात करता है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी बहस छुपी है जिसने दशकों तक अदालतों को व्यस्त रखा था। हाँ, बहुत लंबी बहस चली थी। और ये बहस उन 5 संज्ञाओं पर नहीं थी, है ना, बल्कि एक छोटे से सर्वनाम, मतलब एक प्रोनाउन पर थी, उसका। हिज। एकदम सही। या अभिराम सिंह का वो ऐतिहासिक मामला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ को सिर्फ ये तय करने के लिए बैठना पड़ा था कि कानून में लिखा ये जो शब्द है ना, उसका ये आखिर किसके लिए है। मतलब 7 जजों की पीठ सिर्फ एक प्रोनाउन के लिए बैठी? हाँ, क्योंकि सवाल ये था कि क्या इसका मतलब सिर्फ उम्मीदवार का धर्म है या फिर इसका मतलब मतदाता का धर्म भी है। बाप रे, ये तो सच में बहुत बारीक बात है। जी। और जहां तक मुझे याद है, इसका फैसला भी 4.3 के बेहद करीबी बहुमत से आया था। बिल्कुल। बहुमत ने ये तय किया कि ये सर्वनाम दोनों पर लागू होता है। मतलब एक उम्मीदवार न तो ये कह सकता है कि मैं आपके धर्म का हूं इसलिए मुझे वोट दें, और न ही वो ये कह सकता है कि आप इस धर्म के हैं इसलिए मुझे वोट दें। कानून ने धर्म, जाति आदि के आधार पर की जाने वाली अपीलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। राइट। ये एक बहुत ही व्यापक व्याख्या थी जिसने चुनाव प्रचार की सीमाओं को बहुत स्पष्ट कर दिया था। लेकिन 18 अप्रैल के उस प्रसारण के मामले में हमारे स्रोत एक बहुत ही अलग तरह की समस्या की ओर इशारा करते हैं। हाँ, और यहीं पर वो 1961 का जो कानून है वो अचानक बहुत कमजोर दिखने लगता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, 18 अप्रैल के प्रसारण में जो अपील की गई थी वो जेंडर, मतलब महिलाओं, और पार्टी संबंधिता, मतलब विपक्षी दलों के आधार पर थी। अब अगर आप उन 5 संज्ञाओं को देखें, धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा, तो जेंडर और पार्टी इस लिस्ट में तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने, वो लिस्ट में है ही नहीं। तो इसे समझने के लिए मैं सोच रहा था, क्या हम एक एनोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, बताइए। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1961 का कानून है, ये एक पुराने आउटडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह है? अच्छा, एंटीवायरस। हाँ। मतलब 1961 में इसे केवल 5 विशिष्ट खतरों या वायरस, जैसे धर्म, जाति आदि, को पहचानने के लिए कोड किया गया था। और आज दशकों बाद जब जेंडर या पार्टी के नाम पर राजनीतिक अपील का कोई नया वायरस सिस्टम में आता है, तो ये एंटीवायरस उसे एक 0 डे एक्सप्लॉइट की तरह देखता है। अरे वाह! ये सिस्टम उसे स्कैन ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके कोड में जेंडर या पार्टी का कोई जिक्र ही नहीं है, और वो वायरस मजे से फायरवॉल को पार कर जाता है। ये एंटीवायरस का रूपक इस पूरे कानूनी विडंबना को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। मतलब
1961 का वो कानून वाकई एक पुराने एंटीवायरस की तरह काम कर रहा है जो आज के नए खतरों को नहीं पहचान पा रहा है ना? लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक या जो क्यों है वो समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 1960 के दशक की संसद जब इस कानून का मसौदा तैयार कर रही थी ना, तब उनका मुख्य ध्यान तत्कालीन राजनीति की सबसे बड़ी दरारों को भरने पर था। हाँ, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। बिल्कुल। उस दौर में देश के बंटवारे के घाव बहुत ताजे थे और राजनीति मुख्य रूप से धर्म, नस्ल और जाति की धुरी पर ही घूमती थी। समझ गया। इसलिए उन्होंने अपने फायरवॉल को केवल उन्हीं खतरों के लिए डिजाइन किया जो उस समय सिस्टम को नष्ट कर सकते थे। एग्जैक्टली। सेक्शन 123(3) का उद्देश्य हर प्रकार की राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण अपील को रोकना था ही नहीं, कानून की भाषा जानबूझकर बहुत कठोर और सीमित रखी गई थी ताकि ये केवल समाज को गहराई से बांटने वाले जो सबसे गंभीर मामले हैं सिर्फ उन पर प्रहार करे। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर हम आचार संहिता यानी MCC को देखें तो उसकी भाषा बहुत अधिक खुली और लचीली है, जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल सकती है। तो मतलब कानूनी रूप से हम एक बहुत ही अजीब स्थिति में फंस गए हैं। MCC का वो जो लचीला टूल था जो इस नए वायरस को पकड़ सकता था, उसका इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है। सही बात है। और जो कठोर कानून हमारे पास है, सेक्शन 123(3), उसका एंटीवायरस इस नए वायरस को पहचान नहीं पा रहा है। तो क्या याचिकाकर्ताओं के लिए ये पूरी तरह से एक बंद गली थी? क्या 18 अप्रैल के मामले में कानून के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे? देखिए, कानून की दुनिया में जब एक दरवाजा बंद होता है ना, तो अक्सर वकील कोई ना कोई खिड़की खोज ही निकालते हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या खिड़की मिली? यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही रचनात्मक कानूनी मोड़ आता है। पूर्व कांग्रेस सांसद TN प्रतापन द्वारा एक याचिका दायर की गई। ओके। उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि सेक्शन 123(3) के जरिए इस प्रसारण को चुनौती देना मतलब दीवार से सिर टकराने जैसा होगा, क्योंकि वो जेंडर और पार्टी वाला वायरस तो कोड में था ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अपना पूरा कानूनी दावपेंच ही बदल दिया और सेक्शन 1237 का आवाहन किया। ओहो, सेक्शन 1237। ये रणनीति सच में एक मास्टर स्ट्रोक जैसी लगती है ना? अगर मैं सही समझ रहा हूं तो याचिकाकर्ताओं ने पूरी बहस का फोकस ही मैसेज से हटाकर मीडियम पर ला दिया। एकदम सही एनालिसिस है आपका। मतलब सेक्शन 123 तो इस बात पे लड़ रहा था कि क्या कहा गया था, अपील का आधार क्या था, लेकिन ये जो नया सेक्शन है 123(7), ये इस बात पे केंद्रित है कि किसकी मदद ली गई। जी, सेक्शन 1237 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी उम्मीदवार अपने चुनावी लाभ के लिए सरकारी कर्मचारियों, जिसमें राजपत्रित अधिकारी और पुलिस बल भी शामिल हैं, उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। 1950 के दशक में इसे इसलिए लाया गया था ताकि कोई भी उम्मीदवार अपनी ताकत के बल पर स्थानीय पुलिस या राजस्व अधिकारियों से अपने लिए प्रचार न करवा सके। और याचिकाकर्ता ने इस पुराने प्रावधान को आज के इस डिजिटल प्रसारण पर लागू कर दिया। बिल्कुल। मतलब उनका तर्क ये नहीं है कि महिलाओं या विपक्षी दलों के बारे में क्या कहा गया। राइट। उनका तर्क ये है कि इस प्रसारण को तैयार करने, रिकॉर्ड करने और पूरे देश में प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन, संसद टीवी और प्रधानमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों का उपयोग किया गया। और ये सब तो सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ। उन्होंने पुराने एंटीवायरस को एकदम नए तरीके से इस्तेमाल किया। वे अब वायरस के कोड को नहीं देख रहे हैं, वे ये देख रहे हैं कि उस वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। ये वर्कफोर्स क्लॉज या जो कर्मचारियों से जुड़ा प्रावधान है ना, ये कानून का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। सच में ये दिखाता है कि जब संदेश के कंटेंट पर रोक लगाना मुश्किल हो जाए तो कानून उन संसाधनों पर सवाल उठा सकता है जो उस संदेश को जनता तक पहुंचाते हैं। और ये पूरी बहस हमें उस बुनियादी ढांचे पर वापस ला खड़ा करती है जो MCC और संसदीय कानून के बीच के बैलेंस को तय करता है। तो अगर हम इस पूरा परिदृश्य को एक साथ रखकर देखें जी, तो ये जो बैलेंस है ये असल में काम कैसे करता है? इसे आप इस तरह से देख सकते हैं। जो संसदीय कानून है जैसे कि RPA 1951, वो भ्रष्ट आचरण का एक न्यूनतम स्तर या कह लीजिए फ्लोर तय करता है। फ्लोर, ठीक है। ये बहुत कठोर है, शब्दों से बंधा हुआ है और ये बताता है कि कम से कम ये विशिष्ट कार्य तो अपराध की श्रेणी में आएगा ही। लेकिन जो आचार संहिता है MCC, वो इसका अधिकतम स्तर या सीलिंग तय करती है, जहां कानून की सीमा खत्म हो जाती है या जहां कानून अपने पुराने शब्दों के कारण नए खतरों को नहीं पकड़ पाता,
वहां खुले स्वरूप वाली इस आचार संहिता को एक्टिव होना चाहिए। पार्ट 7 इसी सीलिंग का हिस्सा है। ये तो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। और जो लोग भारतीय राज व्यवस्था के इस जटिल ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, श्रोताओं, आपके लिए ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक खबर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये एक जीती जागती केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे पास एक तरफ ओपन टेक्सचर्ड आचार संहिता है जो समय के साथ बदल सकती है, लेकिन जिसके इस्तेमाल के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास एक कठोर संसदीय कानून है जो अपने शाब्दिक अर्थों में इस कदर फंसा है कि वो 21वीं सदी की राजनीति की जो नई बारीकियां हैं उन्हें पकड़ने में काफी संघर्ष कर रहा है। इन दोनों के बीच ना एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। और यही वो खाई है जहां पूरी व्यवस्था में तनाव पैदा होता है। मतलब एक तरफ हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास अनुच्छेद 324 के तहत असीमित शक्तियों का भंडार तो है, लेकिन वे शायद किसी कारणवश उसका उपयोग करने से पीछे हट रही हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे कानून हैं जो 1960 के दशक के राजनैतिक यथार्थ को ध्यान में रखकर गढ़े गए थे। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे चुनाव ढांचे की नींव कितनी मजबूत है और कितनी पुरानी है। हमने देखा कि कैसे 1950 और 1960 के दशक के नियम आज के आधुनिक राजनीतिक संचार की रफ्तार से तालमेल बिठाने में हाफ रहे हैं। सही कहा। वो पुराना एंटीवायरस और वो धुंधली एक्सरे मशीन नए वायरसों और नए फ्रैक्चर्स को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। जी। तो अब इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरे कानूनी विश्लेषण से एक कदम आगे जाता है। देखिए, आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, माइक्रो टारगेटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ना सेकंडों में नैरेटिव सेट किए जाते हैं। संदेशों को इस चतुराई से गढ़ा जा सकता है कि वो 1961 के कानूनों की पकड़ में ही ना आए। बिल्कुल सच बात है। तो इस पृष्ठभूमि में सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें एक पूरी तरह से नए फ्यूचर प्रूफ चुनावी कानूनी ढांचे की आवश्यकता है जो 21वीं सदी की तकनीक और राजनीति को समझता हो, या फिर हमें नए कानूनों की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हमारी जो मौजूदा संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, उन्हें ही अपने अनुच्छेद 324 के शक्तियों के भंडार का अधिक साहस, नवीनता और निडरता के साथ उपयोग करना शुरू करना चाहिए। बहुत ही गहरा सवाल है ये। शायद हमें ये तय करना होगा कि क्या हमें अपनी वो पुरानी एक्सरे मशीन बदलनी है या फिर उसे चलाने वाले ऑपरेटर को बस एक नया चश्मा पहनने की जरूरत है। सोचते रहिए।